नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवरी। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में और अगर हरियाणा की दलित राजनीति की बात की जाए तो कुछ चेहरे हरियाणा की राजनीति में हमेशा चमकते रहेंगे, उनका नाम रहेगा। इन चेहरों में चौधरी चांदराम जी हैं जो प्रमुखता से लिए जाते हैं, चौधरी जगन्नाथ जी हैं, रामधारी वाल्मीकि जी हैं, और हरियाणा की राजनीति में एक दौर में बहुत बड़ा नाम हुए हैं कृपाराम पुनिया जी का। और कृपाराम पुनिया जी का आज निधन हो गया है। वो करीबन 90 साल के थे और एक दौर में ऐसा कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल जी के 5वें बेटे के रूप में भी उनको मान्यता दी जाती थी, लोग कहते थे। और इवन चौधरी देवीलाल जी ने भी ये स्वीकारा था कि कृपाराम पुनिया जी में वो भविष्य देख रहे हैं हरियाणा का। और एक बार तो उन्होंने कह भी दिया था कि अगर मुख्यमंत्री बनाने की अब चॉइस है तो फिर मैं कृपाराम जी को मुख्यमंत्री बना दूंगा। लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी दौर की राजनीति पे हम बात करके उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं। त्यागी जी, कृपाराम पुनिया जी 1987 की जो सरकार थी चौधरी देवीलाल जी की, मेरे ख्याल से उसके बहुत चर्चित चेहरे रहे हो। देखिए, पहले तो कृपाराम पुनिया जी के निधन पे शोक व्यक्त करते हैं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि। बड़ा चर्चित नाम रहा है डॉक्टर पुनिया का जी। वो जीवन में एक ही बार विधायक बने और एक ही बार मंत्री बने, और ऐसे बहुत कम होते हैं राजनीति में लोग जिन्हें केवल एक ही मौका मिला हो। और लेकिन वो नाम अपना एक तरीके से इतना चर्चा में रखा उन्होंने, और उसकी वजह ये रही कि दलित राजनीति में विशेषकर देखेंगे जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनके पास ऊर्जा बहुत होती है अपने समाज के लिए या अपने प्रदेश के लिए करने के लिए, आइडियाज़ बहुत होते हैं। डॉक्टर पुनिया के साथ ये एक चीज़ जुड़ी हुई थी कि वो IAS ऑफिसर थे और हाईली एजुकेटेड हों और पढ़ने का शौक़ हो और IAS रहे हों। तो ऐसा जो भी व्यक्ति होगा और दलित वंचित समाज से आ रहा हो तो उसके पास सोचने करने के लिए बहुत कुछ होता है। और डॉक्टर पुनिया जो हैं असल में खोज थे चौधरी देवीलाल की जी। अब वो 87 का जब चुनाव था और उस समय चौधरी देवीलाल ने जिसे चाहा विधायक बना दिया। तो उनकी जितनी भी खोज थी उनमें मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शिक्षा की दृष्टि से डॉक्टर पुनिया महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और 1987 का चुनाव उन्होंने जब बड़ौदा से लड़ा, 50,000 वोट उनको मिले थे, टोटल 90-91 हज़ार वोट में से। और उसी बड़ौदा में जब उन्होंने बाद में दोबारा अपनी किस्मत आजमाई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो वो चौथे नंबर पर रहे थे। तो इससे ये अनुमान लगता है कि जो 87 की उनकी सफलता थी, उनका अपना योगदान उसमें उतना नहीं था जितना चौधरी देवीलाल का था जी। और चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़ा पद उनको मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का दिया और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने ये दी कि जो उनका पसंदीदा कार्यक्रम था चौधरी देवीलाल का, हरिजन चौपाल का निर्माण करना। आपको याद होगा कि उस जमाने में मेरे ख्याल से तकरीबन हर एक गांव में हरिजन चौपाल का निर्माण हुई थी जी। और इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेवारी उन्होंने डॉक्टर पुनिया को दे रखी थी। तो डॉक्टर पुनिया के पास एक मौका था उस समय अपने समाज में अपनी पैठ बनाने का, चूँकि प्रदेश के कोने कोने में वो जाते थे और बहुत ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने उन चीज़ों को किया। तो एक तो अपने समाज में बड़ी प्रतिष्ठा उनको मिली, दूसरे चौधरी देवीलाल का उस समय में सर्व समाज में एक स्थान था बहुत बड़ा, जितनी वो शानदार जीत लेके आए थे। तो अन्य समाज के जो लोग थे वो भी डॉक्टर पुनिया को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और आपने जो कहा कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो एक दौर ऐसा था, इंडिया टुडे में एक बड़ा उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि जब उन्होंने ये कहा था कि मैं कृपाराम पुनिया को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और उस समय चर्चा ये थी कि प्रकाश चौटाला जी को बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता डॉक्टर पुनिया होंगे। और आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा हो जाता तो हरियाणा को 1987 में पहला दलित मुख्यमंत्री मिल जाता और दलित मुख्यमंत्री मिलने का मतलब आप ये मान के देखिए कि हरियाणा की राजनीति की दिशा ही बदल जाती है। जी। आज हम बैठे हैं 2024-25 में बात कर रहे हैं,
तो 87 में दलित मुख्यमंत्री होने का मतलब ही कुछ और था। तो डॉक्टर पूनिया ने अपना विजय तो बेशक उनको एक बार मिली, बार बार वो प्रयास करते रहे और इस प्रयास के अंतर्गत वो कभी कांग्रेस में गए, कभी बसपा में गए, पार्टियां बहुत बदली। हाँ, उन्होंने अपनी पार्टी 2007 में एक राष्ट्रीय जनहित पार्टी अपनी भी बनाई थी और एक बार उन्होंने झज्जर से भी चुनाव लड़ा जी। और बड़ौदा और झज्जर दो ही उनके क्षेत्र रहे, चूँकि उनका जन्म सालाबास में हुआ था झज्जर में, लेकिन उसके बाद उनको सफलता कभी मिली नहीं। लेकिन बड़ी बात यही है जो उनके अंदर, मैं भी एक बार उनसे मिला हूँ, कि वो बहुत विचारशील व्यक्ति थे, प्रोजेक्ट बहुत उनके दिमाग में आते थे, नए नए आइडियाज फ्लोट करना, ये करेंगे। एसडीएम रहे थे ना, अधिकारी रहे थे। हाँ, डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। तो एक प्लानिंग उनके दिमाग में हरियाणा के लिए थी। और एक दौर ऐसा भी था कि जब चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध की अपनी तैयारियों में घूमते थे पूरे हरियाणा में, एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा जो मंत्रिमंडल होगा, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का नेतृत्व करूंगा, तो डॉक्टर पूनिया राष्ट्रपति होंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा डॉक्टर कृपाराम पूनिया को नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी। उस समय वो क्या करते थे, चौधरी देवीलाल किसी को भी कह देते थे प्रोफेसर वीरेंद्र को ये बना दूंगा, इसको वो बना दूंगा, तो उसी कड़ी में डॉक्टर पूनिया का नाम भी आता था। अच्छा। तो खैर पता नहीं उसके प्रति वो कितने गंभीर थे और ना वो चीज़ें हुई। लेकिन मुख्यमंत्री, अब ये नहीं कह सकते कि वो उस समय रणजीत सिंह और ओम प्रकाश चौटाला का जो आपसी द्वंद्व चल रहा था वो उसमें परेशान होकर कही थी उन्होंने। हाँ, कहा था, या उनके मन के अंदर की बात थी। लेकिन चौधरी देवीलाल इस तरह के व्यक्ति थे, वो कुछ भी कर भी सकते थे। और वो जो सारा था 90 का मामला, 89 का सरकार जाने वाने के उससे पहले की पृष्ठभूमि में, तो वो ओम प्रकाश चौटाला के एक्चुअल में विरोध में रहते थे और रणजीत सिंह के खेमे के व्यक्ति माने जाते थे। और जनता दल जब छोड़ा था तो जो 7 विधायक थे उनमें ये भी थे, कृपाराम पूनिया भी। तो एक तरीके से शुरुआत इन्होंने की थी। तो राजनीतिक समझ उनको थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुझे लगता है शायद जनता में जो प्रभाव उन्होंने प्रारंभिक दिनों में बनाया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और विशेषकर दलित समाज में आपकी सक्रियता केवल वैचारिक स्तर पर हो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको धरातल पे आके कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है, लाठियाँ भी खानी पड़ती हैं, और उस तरह की राजनीति शायद वो कर नहीं सकते थे। लेकिन कुल मिला के जैसा भी रहा उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन, उससे हरियाणा का राजनीति भी प्रभावित हुई और हरियाणा का समाज भी प्रभावित हुआ। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि ये जो दलित राजनीति का उद्भव है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर से लेके, इसमें वो लोग, जहाँ तक मेरी समझ है, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने अपने लिए विशेष जगह बनाई है। डॉक्टर अम्बेडकर की खुद की, वो हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो चौधरी चांदराम भी बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे, दलवीर सिंह जी भी पढ़े लिखे थे, दलवीर सिंह भी थे। तो होने को तो हर बार हम 17 विधायक चुन के भेजते हैं लेकिन अगर आपने नाम अभी जो गिनवाए, चुनिंदा नाम है मेरे ख्याल से आधा दर्जन भी हम नहीं पहुंच पाते। और ऐसी एक बड़े नेता चौधरी श्यामचंद थे जो बड़ौदा से बनते थे, और उनका और श्यामचंद और कृपाराम जी का मुकाबला भी आपस में हुआ था, शायद 87 की चुनाव की बात है ये। जी जी। तो कुल मिला के अगर कृपाराम पूनिया जी के को हम इसको कंक्लूड करें सारी चीज़ को, तो बहुत लंबा उन्होंने जीवन जिया, सार्थक जीवन दिया, और अधिकारी के रूप में भी उनकी बड़ी ख्याति रही। और उनकी पढ़ाई आप देखें, शुरुआत वो इंडियन एयरफोर्स में साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में उन्होंने रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, रशियन आती थी उनको बहुत अच्छी। और फिर लैंड मैनेजमेंट में उन्होंने एक कोर्स किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और आखिर तक पढ़ने लिखने में उनकी रुचि बनी रही। और विशेषकर हम जैसे लोगों की ऐसे नेताओं में बड़ी दिलचस्पी रहती है जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं। तो बाकी कभी और चर्चा करेंगे तो कुछ और चीज़ें निकाल कर उनके बारे में बात करेंगे। उनका रह गया, पता है, कुछ लोगों का जैसे इंटरव्यू ना कर पाने का एक मलाल सा ही रहता है। हाँ, हालांकि मेरी बात उनकी जो पुत्रवधू हैं किरण पूनिया, उन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा था अम्बाला से, जेजेपी से, और वो बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी महिला हैं। तो उनसे कई बार बात होती थी। तो वो धीरे धीरे जो काम करने होते हैं वो तुरंत कर लेने चाहिए, फिर बाद में कुछ बचता नहीं है उसमें। तो अगर करता उनके आइडिया लिपिबद्ध होते और इस पे
उनका वीडियो होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, पर अब तो चलो खैर चले मैं गए। शायद वो राजेंद्र नगर में कहीं दिल्ली में रहते थे। एक बार किसी साथी के साथ मेरा जाना हुआ था, तो उन्होंने, उनकी एक आदत थी, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। एक जो अफसर के दिमाग में सारी चीज़ें होती है ना, प्लानिंग, तो बहुत लंबे चौड़े उन्होंने कागज और फाइलें मेरे को दिखाई कि भाई बहुत कुछ मैं सोचता हूँ इस बारे में। तो आमतौर पर पॉलिटिकल आदमी ये इस तरह का नहीं करते नहीं। इस तरह मैनेजमेंट का नहीं होता। तो बहुत विचार थे उनके पास में, लेकिन आयु हो गई थी जिंदगी में, 90 साल तक पहुंचना भी अच्छा, बड़ी इससे बात। लगाई एक सवाल ये भी है सर कि जी। हरियाणा की जैसे जाट नेता हैं वो किसी न किसी रूप में प्रमुखता से चर्चा में रहते हैं। अहिरवाल के नेता भी, अहीर नेता भी रहते हैं, ऐसी तरीके से ब्राह्मण नेता भी चर्चा में रहते हैं। लेकिन जो हरियाणा के खासकर दलित नेता हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर पाते हरियाणा में, क्या कारण उसकी है? वजह ये है अब जैसे जाट नेता, तो एक तो जाटों की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटी के रूप में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जाटों के अलावा जिसकी संख्या 1/4 से लेके 1/3 तक जा रही हो, और पूरे हरियाणा में उनकी प्रेजेंस है। उसके बावजूद भी एक पॉकेट है खास तौर से जहाँ पे जाट समुदाय एक जगह है, तो वहाँ लीडरशिप कम्युनिटी की बननी ही बननी है। दूसरे अहिरवाल का भी आपने देखा है कि पॉकेट है, रीजन में एक सब रीजन है, तो वहाँ कोई ना कोई लीडर उभरेगा अपने रीजन का। दलित समाज के साथ यह है कि वो उसकी प्रेजेंस तो पूरे प्रदेश में है, तो एक प्रादेशिक नेतृत्व भी उभरने की स्थिति में नहीं आया कभी। और नेतृत्व आप देखेंगे हरियाणा जैसे प्रांत में विशेषकर जब उभरता है, जब आप एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, किसी को बना दो आप, वही नेता बन जाएगा। वो 5-10 साल अगर चीफ मिनिस्टर रह लिया, एक उदाहरण आप केवल खट्टर साहब को छोड़ दो, है ना, कि 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे पर नेता नहीं बन पाए। आमतौर पे 10 साल कोई मुख्यमंत्री रह ले या 5 साल भी रह ले, और एक उसका कम्युनिटी का बेस हो, तो उसके लीडर बनने में कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए मैंने देखा कि दलित समाज के जो लीडर उभरे ना, उनके अपने अंदर की जो चीज़ें थी, गुण थे, जो उनकी योग्यताएं थी, उस कॉम्पिटेंस थी, उससे वो चर्चित हुए। और उसका एक सीमा है वहाँ, तो उससे आगे आप नहीं जा सकते। लोकतांत्रिक सिस्टम में, राजनीति में, जब तक आपको अपार जन समर्थन नहीं मिलेगा या आप अपने समाज के लिए सड़क पर संघर्ष नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्य रहा हरियाणा का कि दलित समाज की स्थिति भी बहुत खराब रही है यहाँ, और उत्पीड़न भी होता रहा है। लेकिन मैंने कभी ऐसे दलित नेता नहीं देखे जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हो, जो लाठियाँ खा रहे हो अपने समाज। हालांकि दलित आंदोलन हुआ है प्रदेश में, पर बहुत लंबा चौड़ा अलग चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ थी वो, तो उसमें चौधरी चांदराम कर गए थे उस काम को, बीड़ वाला आंदोलन जो कहलाता है। बट आमतौर पर ऐसा नहीं देख। अच्छा होता है क्या, दलित समाज के मुद्दों को भी जो नेता है किसी भी कम्युनिटी विशेष का, वही उठाता है बार बार। तो अगर कभी, और ऐसा नहीं है कृपाराम पूनिया और लोगों के दिमाग में चीज़ें नहीं आई होंगी, लेकिन माहौल इस तरह का नहीं रहा कि वो जन समर्थन के बलबूते पे पूरे प्रदेश में अपने नेतृत्व को बना सके। जैसे मायावती जैसा नेतृत्व है। दलित समाज को एक्चुअल में बहुत आक्रामक नेतृत्व चाहिए, जैसे मायावती का था। डॉक्टर अंबेडकर में भी एक कटुता और आक्रामकता थी। ऐसे हमारे यूपी में एक बड़े लीडर हुए बीपी मौर्य। आप देखेंगे हरियाणा के दलित नेताओं की भाषा जो है बहुत संयम वाली है। काशीराम जी हुए हैं जैसे है, हाँ, वो कभी भी किसी समाज के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपना। हरियाणा की ये विशेषता, यहाँ के नेतृत्व। अब जैसे अब आज के फिलहाल में अब जैसे बेदी जी हैं, कृष्ण बेदी जी हैं, या गीता बुक्कल जी हैं, दोनों बहुत ही मतलब बहुत शांत रह के काम करने वाले नेता। अब तो कुमारी शैलजा भी ऐसी ही हैं, वो भी बहुत अपने लो प्रोफाइल ही रहती हैं, उस तरह से नहीं बोलती हैं। या जो उदय भान है, अब कहने को तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो लीडर तो नहीं बन पा रहे। तो मेरा कहना यह है कि दलित समाज या वंचित समाज के लोगों को प्रखर नेतृत्व अगर चाहिए, बहुत करिश्माई, जो कुछ जमीन पर नजर है, तो उसके लिए सड़क का संघर्ष बहुत जरूरी है। हरियाणा की राजनीति ये मौका उनको देती है, लेकिन वो कर नहीं पाते, सांस नहीं जुटा पाते। हाँ, तो अब पता नहीं कभी स्थितियां बदलेंगी, कब क्या होगा। अब देखिए यूपी का, आप देखिए कि मायावती जैसे ही थोड़ी सी उनमें शीतलता आई उनके तेवरों में, तो एकदम से चंद्रशेखर को उबार हो गया। और उसमें भी एक एग्रेशन का एलिमेंट है ना। वैसा एग्रेशन हरियाणा के वो नहीं आ पा रहा में नहीं है। हाँ। तो यहाँ एक जो है ना, सामाजिक सद्भाव को मेंटेन रखते हुए सभी से मिलजुल कर राजनीति करनी है, उस तरह का माहौल यहाँ हमेशा रहा है। और अगर बहुत बड़े कांड भी हुए, जैसे दुलीना कांड था, बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन उसमें भी कोई
ऐसा दलित लीडरशिप उभर के सामने आई, ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ये शोध के विषय है कि अच्छा ही हुआ क्या, चलो अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो हरियाणा की सुख शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे तो बड़ी बात है। नहीं, कम्युनिटी लीडर तो होनी चाहिए, हर कम्युनिटी में लीडर। हाँ। अब देखा ना, जैसे मायावती जी का जो राजनीति शुरुआत हुई थी, किस तरह की भाषा उनकी थी, उस तरह की चीजें हरियाणा में कभी रही भी नहीं, है ना। यहाँ का समाज थोड़ा आपसी सद्भाव वाला समाज है। वो एक सीमा तक वो थोड़ी सी खींचतान रह सकती है, लेकिन अगर उनको लगता है कि टूटन वाली स्थिति है तो वो संभल जाते हैं फिर। ये फर्क है। हाँ, ये हरियाणा में। दोस्तों, कृपाराम पुनिया जी को श्रद्धांजलि है। और जब प्रदेश से कोई एक नेता जाता है और जो पढ़े लिखे नेता जाते हैं तो वो एक वैक्यूम बनता है। तो कृपाराम पुनिया जी ने 1987 में वो चर्चा में आए और काम भी किए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है उनकी छवि एक ईमानदार नेता के रूप में रही है कि उन्होंने राजनीति से धन नहीं कमाया। और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक छोटा सा वीडियो पॉलिटिकल था, लेकिन मुझे दुख रहेगा कि मैं उनके साथ बातचीत नहीं कर पाया। हालांकि प्रस्तावित थी, बात हो रही थी, पर मैं जा नहीं पाया चंडीगढ़। आगे से कोशिश करूँगा कि जो भी काम करने हैं वो कर लेने चाहिए, उसमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। आप भी कृपाराम पुनिया जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि जरूर दें दोस्तों, क्योंकि चाहे जितना भी जिसका योगदान है, योगदान तो उनका रहा है ये हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने में। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।